हेलो फ्रेंड्स, आज है लेक्चर नंबर 2 केस स्टडी डाइजेस्ट के ऊपर। पहले वाले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन केस स्टडी 2 तक कर चुके हैं। आज है केस स्टडी नंबर 3। तो केस स्टडी नंबर 3 पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी रिक्वायरमेंट, रिवर्स रीडिंग टेक्निक इसको बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को पढ़ के अनुमान लगाओ कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, ताकि आपको पता पड़ जाए कि वो चैप्टर से जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है वो टॉपिक तो आपने किया हुआ है, तो उस टॉपिक को ध्यान में रखकर फिर क्वेश्चन को पढ़े तो पढ़ने का अलग मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। इसकी 6 रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज फेवरेबल वेरिएंस बीइंग कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एफिशिएंसी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस इज एसेंशियल। तो मेरी समझ से ये जो शब्द है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, इसको पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 एक्सप्लेन प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस, आपको फिर से पता पड़ जाएगा चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। थर्ड रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज्ड फॉर वेरिएंस एनालिसिस इज नॉट ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट व्हाइल डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर वेरिएंस एनालिसिस, आपको फिर से पता पड़ जाएगा चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से है। Largely, the standard yardsticks are static in nature during a particular period for ease of variance analysis for the said period, but not in case of labor-related standard yardstick. Due to learning curve, assess the validity of statement in the light of need of recognition of learning curve while stabilizing the standards. तो आपको यहां से फिर पता पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से। Compute revised budgeted labor hours for management accountant incorporating learning curve, यहां पर क्या निकालने के लिए बोल रहा है? Budgeted labor hours, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। Explain and interpret control ratios, फिर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। तो एक बार रिक्वायरमेंट को पढ़ लेने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, इस टॉपिक पर से है, और वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके मन में एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई है इस क्वेश्चन को पढ़ने की, कि प्लानिंग ऑपरेटिंग वेरिएंस के बारे में बोला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस के बारे में बोला है, रेलेवेंट कॉस्ट व्हाइल सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बोला है, लर्निंग कर्व इंपैक्ट के बारे में बोला है, और नीचे कंट्रोल रेशियोज के बारे में भी बोला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है इन 6 की 6 रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो ये थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब पढ़ते हैं केस स्टडी के इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से समझ कर पढ़ेंगे। भाटिया मोटर वर्क्स, शॉर्ट में लिखा है BMW, इज वन ऑफ द रिनाउंड कोच बिल्डर्स इन नॉर्थ इंडिया। ये क्या है? रिनाउंड कोच बिल्डर, फैब्रिकेटर है ये इन इंडिया, विद ए मिशन टू डिजाइन एंड फैब्रिकेट हाई क्वालिटी बसेस दैट आर इनोवेटिव इन स्टाइल एंड इंजीनियरिंग while maintaining standard of reliability. BMW has market both locally and internationally. तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर अपने को पता लग गया कि ये कंपनी बना के बेचती है बसेस, हाई क्वालिटी बसेस, जो इनोवेटिव भी हैं और जो रिलायबल भी हैं, यानी कस्टमर इस पर यकीन करता है, इनके माल में दम है। और ये मार्केट इनकी कौन सी है? लोकल भी एज वेल एज इंटरनेशनल भी है, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर भी बेचते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी बेचते हैं, फॉरेन में भी बेचते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एट BMW इज हाईली स्किल्ड एंड वेल वर्स्ड विद लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रेस्पेक्टिव फंक्शनल एरिया, यानी यहां के इंप्लॉइज हाईली स्किल्ड हैं, प्लस वो सभी टेक्निक्स और टूल्स जो कंपनी में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में जानते हैं। कुल मिलाकर यहां पर लेबर की तारीफ की जा रही है। BMW is innovative company and always try to improve its performance. बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या बताया? लेबर अच्छी है, कंपनी इनोवेटिव है, हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करती रहती है। आगे बढ़ते हैं। टिल डेट, आज तक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एट BMW is limited only up to calculation of variance. ध्यान देना जरा, limited up to calculation of variance, analysis and क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस आर नेवर परफॉर्म्ड। लो भाई, एक कमी तो मिल गई। ये क्या है? कमी नंबर 1। क्या कमी है इस कंपनी के अंदर? कि वेरिएंस निकालते तो हैं, बट वेरिएंस के पीछे क्या रीजन है? अगर कोई वेरिएंस एडवर्स आया तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसको
इन्वेस्टिगेट नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। बट न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट कंट्रोलर इज हाईली मोटिवेटेड। ध्यान देना, इन्होंने किसको अपॉइंट किया है? किसी नए कॉस्ट कंट्रोलर को अपॉइंट किया है, जॉब पे रखा है। रिसेंटली पोस्ट हिज अपॉइंटमेंट द बजटरी सिस्टम एट BMW was revamped drastically as a part of cost efficiency drive. Same was done to give best response to variance identified. ध्यान देना, अभी तक तो कंपनी क्या करती थी? वेरिएंस को निकाला और भूल गए। लेकिन जब से ये नया व्यक्ति कंपनी में आया है, इसने वेरिएंसेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी काम किया है। अच्छा, रिस्पॉन्स कैसे करेंगे वेरिएंस को? अगर एडवर्स है तो रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य के अंदर वो प्रॉब्लम्स दोबारा से ना हो और हमारा वेरिएंस एडवर्स ना आए। नॉट ओनली दिस, बट कॉस्ट कंट्रोलर इज ऑल्सो इंटरेस्ट इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट एंड लर्निंग कर्व इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। कितनी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये जो कॉस्ट कंट्रोलर है, ये कोई सीए है जो अभी अभी सीए क्वालिफाई किया है और इसको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर वेरिएंस निकालते वक्त जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते वक्त हमें रेलेवेंट कॉस्ट का ध्यान रखना चाहिए, हमें लर्निंग इंपैक्ट का ध्यान रखना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही एबल टू फेच द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू डिफरेंट डिवीजन। यानी कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहां पर इन्होंने निकाली है। इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहला है फैब्रिकेशन डिवीजन ऑफ BMW मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, सीट हैंडल एंड सीट कवर। ध्यान देना जरा, ये बनाते हैं दो प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट कोड क्या है? BSH101 है क्या? ये सीट हैंडल। उसके बाद दूसरा है BSC102 और ये क्या है? सीट कवर। तो दो प्रोडक्ट है विद BMW लोगो इम्प्रिंट ऑन बोथ अपार्ट फ्रॉम फैब्रिकेशन। प्रोडक्ट BSH101 takes 6 man hours to make while प्रोडक्ट BSC102 takes 12 hours। यानी कि इसकी एक यूनिट को बनने में 6 घंटे लगते हैं और इसकी एक यूनिट को बनने में 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर पर यूनिट। इन ए मंथ ऑफ 25 एक्चुअल वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स। ध्यान देना जरा, पूरे महीने में 25 दिन काम होता है और एक दिन 8 घंटे काम होता है। 1200 यूनिट्स ऑफ BSH101 यानी कि इस महीने के अंदर इसकी बनाई गई है 1200 यूनिट्स और इसकी बनाई गई है 750 यूनिट्स। ये वही इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में आपको दी गई है। BMW employs 75 men in the department responsible for producing these two products। यानी कि दोनों को बनाने के लिए कितने लोग काम करते हैं? 75 मैन। नंबर ऑफ, ये रह गया, द बजटेड आवर्स आर 1,86,000 पर एनम। जरा ध्यान देना, ये इंफॉर्मेशन पूरे साल की है, यानी पूरे साल में कितने बजटेड आवर्स हैं? 1,86,000। नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज वर 26 days, बट ड्यू टू ब्रेकडाउन प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर 25 days ओनली। अच्छा, वैसे तो ये सोचा करते थे कि एक महीने में 26 दिन काम कर लेंगे, लेकिन एक दिन भी कम हो जाता है। नॉर्मली ये 25 दिन ही क्या कर पाते हैं काम। तो ये इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ी, यहां पर बताया गया कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं, उन कितनी यूनिट्स इस महीने में बनाई गई, कितने लोग काम करते हैं, एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लगता है, पूरे महीने में कितने घंटे काम हुआ और पूरे साल के बजटेड वर्किंग आवर्स कितने हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पेंटिंग डिवीजन की। इसके पहले बात की थी हमने फैब्रिकेशन डिवीजन की। तो पेंटिंग डिवीजन क्या बोलता है? द बजट वॉज प्रिपेयर्ड बाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर पेंटिंग डिवीजन बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ लास्ट ईयर। ही एज्यूम्स, अंडरलाइन करो वर्ड एज्यूम्स, ही एज्यूम्स दैट वर्कर्स लर्निंग कर्व रेट विल बी 95%। अच्छा, लर्निंग कर्व का मतलब क्या था? लर्निंग कर्व क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? कि जैसे जैसे एक लेबर
काम को बार बार रिपीट करती है, लगने वाला टाइम कम 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 होता जाता है। जैसे ही प्रोडक्शन दुगना होता है, एवरेज टाइम प्रीवियस एवरेज टाइम से कुछ कम हो जाता है, और ये क्या है? लर्निंग कर्व इंपैक्ट। तो इनका ऐसा मानना है कि वर्कर्स का लर्निंग कर्व रेट जो है, जो लर्निंग रेट है वो 95% है, बट workers are skilled and specification of task is well known to them, so they assure their manager of 90% learning curve rate। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैनेजर साहब, अकाउंटेंट साहब, हमारा लर्निंग रेट 95% नहीं है, हमारा लर्निंग रेट 90% है, हम ज्यादा स्किल्ड हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर लर्निंग कर्व, लर्निंग इंडेक्स दे रखा है 90% का माइनस 0.152। Since BMW believe in participatory budgeting। अच्छा ये होता है क्या पार्टिसिपेटरी बजटिंग? जब सभी इंप्लॉइज, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे लो मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, सभी इंप्लॉइज आपस में पार्टिसिपेट करते हैं बजट को बनाते वक्त। अच्छा अगर हमने ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पहले नहीं पढ़ा होता तो मे बी यहां से हम कहां पहुंच सकते थे? बजट वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन हमें पता है कि जो भी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर है वहां पर किसकी बात की गई है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। इसीलिए रिवर्स रीडिंग टेक्निक की मदद से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, और साथ ही में आपको ये पता पड़ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने एग्जाम के टाइम पर कोई चैप्टर टच भी नहीं किया हो, तो ऐसे में वो समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन को पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आखिरी में देखेंगे अगर टाइम बच गया तो। ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ नहीं है तो इसको आखिरी में करेंगे, अभी कोई और क्वेश्चन करते हैं। Hence, management accountant revised budget estimate post feedback from workers group. In each month, 15 buses are made ready for delivery after painting and fabrication. हर महीने में कितनी बसेस रेडी हो जाती हैं? 15. It is estimated that initial bus will take 20 hours for painting. पहली बस को पेंट करने में कितना टाइम? 20 घंटे। It is estimated that learning will be terminated post 6th unit। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है 6th यूनिट पर, यानी 6th बस पर जितना टाइम लगेगा पेंट करने के अंदर, उसके बाद आगे यूनिट्स पर उतना ही टाइम लगेगा, लर्निंग इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब एक काम को बार बार रिपीट करते हैं तो समय कम 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 लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट आता है जिससे कम समय लग पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? 6th बस के बाद, यानी कि 6th वाली बस को पेंट करने में जितना समय लगेगा वही समय 7th में लगेगा, वही समय 8th में लगेगा, वही समय 9th में लगेगा, वही समय 10th में लगेगा, यानी उसके बाद लर्निंग इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यूज दे रखी है। देखो log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, log 5 की वैल्यू दे रखी है, एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है, एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है। ये वही वैल्यूज है जिनका जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर एग्जाम में लॉग एंटी लॉग की टेबल मिलेगी? तो देखो एग्जाम में आईसीआई क्या करता है, क्वेश्चन के नीचे ही नॉर्मली एंटी लॉग और लॉग की वैल्यूज को दे देता है, ताकि स्टूडेंट को ढूंढना ना पड़े, अपनी क्लासरूम में लॉग एंटी लॉग टेबल आने का वेट ना करना पड़े, और उसके मिसप्लेस होने के चांसेस भी कम रहे। तो नॉर्मली ऐसा होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी दी गई होंगी। तो ये क्वेश्चन हमने पूरे का पूरा पढ़ डाला है जी। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। सबसे पहला है is favorable variance being conclusive proof of efficiency or investigation of variance is essential, illustrate। क्या मतलब? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि अगर वेरिएंस फेवरेबल आ जाए तो क्या हम मान लें हम एफिशिएंट हैं? अगर वेरिएंस फेवरेबल आ जाए तो क्या हम ये मान लें कि हम एफिशिएंट हैं, या फिर हमें फेवरेबल वेरिएंस का भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, या फिर हमें फेवरेबल वेरिएंस का भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए उन रीजंस को जिनकी वजह से ये फेवरेबल आया है। अगर ऐसा है तो बताओ और इलस्ट्रेट करो। इलस्ट्रेट बोले तो कोई एग्जांपल दे दो आप इस बात को समझाने के लिए। तो इसका जवाब क्या है? वेरिएंस चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, दोनों ही सूरत के अंदर
हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर अनफेवरेबल है तो हम क्या करेंगे, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि किन कारणों से ये अनफेवरेबल आया, ताकि मैनेजमेंट इंश्योर कर सके कि आगे वो अनफेवरेबल ना आए। लेकिन अगर वो फेवरेबल आ गया तो तब भी इन्वेस्टिगेट करो। क्यों? अगर हमें पता होगा कि इन कारणों की वजह से ये फेवरेबल आया है तो मैनेजमेंट कोशिश करेगा उन कारणों को हमेशा वैसे का वैसा मेंटेन करके रखे। अगर आपको पता पड़ जाए कि आज आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी क्यों हुई है तो उन कारणों को एनालाइज करिए, ताकि आप उन कारणों को इंश्योर करके हर बार इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। तो आप जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने सोचा था कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा लेकिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली, तो 2 घंटे क्या है आपका फेवरेबल वेरिएंस। उसने फिर रीजंस को एनालाइज किया कि यार आज 12 घंटे पढ़ाई कैसे हो गई, तो उसको मालूम पड़ा कि वो रात में कल जल्दी सो गया था, उसने अच्छी नींद ली थी, और आज जब उसने पढ़ाई की 12 घंटे की तो 12 घंटे की पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट प्लानिंग में लगाए कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, कब से कब तक पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, कब लंच करूंगा, कब ब्रेक लूंगा, कितना ब्रेक लूंगा। तो जब स्टूडेंट को ये पता पड़ गया कि भाई फेवरेबल वेरिएंस के पीछे ये रीजंस हैं, तो स्टूडेंट क्या करेगा, उन रीजंस को मेंटेन करेगा और उन वेरिएंसेस को फेवरेबल ही करता रहेगा। और अगर एडवर्स हो गया कभी, तब भाई सोचा 10 घंटे पढ़ाई करेंगे बट हुई सिर्फ 6 घंटे, तब भी रीजंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। रीजंस पता लगेंगे तो पता पड़ जाएगा कि भाई गड़बड़ क्या है। तो जो बातें मैंने आपको वर्बली बताई इन्हीं को आंसर में लिखना था। अच्छा, बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। तो यहां पर मैं एक आपको इलस्ट्रेशन देता हूं एग्जांपल के लिए। अगर कोई कंपनी सस्ता मटेरियल लगाती है ताकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आए, अगर कोई कंपनी सस्ता मटेरियल लगाती है ताकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आए, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आने के बावजूद भी कंपनी को इसको एनालाइज करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सस्ता होने के चक्कर में मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी का था और इसकी वजह से यूसेज वेरिएंस एडवर्स आ गया है। तो जब तक आप वेरिएंस को एनालाइज नहीं करोगे, चाहे फेवरेबल हो चाहे एडवर्स हो, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। वेरिएंस आइडेंटिफाइड पोस्ट कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट आर नॉट ए कंक्लूसिव साइन ऑफ परफॉर्मेंस कह लीजिए या साइन ऑफ एफिशिएंसी कह लीजिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छी एफिशिएंसी पे काम किया, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मटेरियल अगर सस्ता है तो इससे आपने ये तो कर लिया कि आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस को फेवरेबल कर लिया, लेकिन आपको चेक करना होगा सस्ता होने के चक्कर में कहीं इसकी क्वालिटी भी तो लो नहीं है। अगर क्वालिटी लो है तो यूसेज वेरिएंस क्या हो गया, एडवर्स। नो डाउट वेरिएंसेस आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। देखो, वेरिएंस आपको इंडिकेट कर देगा लेकिन रीजन नहीं बताएगा। अगर आपको आज थकान महसूस हो रही है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये इंडिकेटर है कि आप शायद बीमार हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना बुखार है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, इसको ये बता नहीं सकता। तो वेरिएंसेस आर ओनली एन इंडिकेटर, इट इज नॉट ए साइन ऑफ एफिशिएंसी एंड इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस। हेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ द एडवर्स वेरिएंस इज नेसेसरी। देखो यहां पे लिखा है एडवर्स, बट मैं कहूंगा एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो, दोनों को ही एनालाइज करना चाहिए। सम ऑफ द वेरिएंसेस, जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो हर वेरिएंस को उसके रेस्पेक्टिव सब पार्ट्स में तोड़ के एनालाइज करो। अब देखो यहां पे लिखा है सो इवन फेवरेबल वेरिएंस इज नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो वही बात बोल दी कि फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, दोनों को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। और ये मिल गया आपको एक एग्जांपल, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा था इलस्ट्रेट करके। अगर आपने एक कंपटीशन भरे इन्वायरमेंट के अंदर, जहां पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है दुकानदारों के बीच में, आपने इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स इस्तेमाल करा ये मानते हुए कि प्राइस तो कम है, तो पक्की बात है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो क्या होगा, फेवरेबल। बट आपको चेक करना होगा कहीं यूसेज वेरिएंस तो एडवर्स नहीं आ गया।
तो ये एग्जांपल दे दिया आपने। अब है रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है एक्सप्लेन प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस। ध्यान देना, अब यहां पर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो बेसिकली क्या है ये प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेटिंग वेरिएंस के बारे में बता देना है। अच्छा जी, अच्छा वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम बोलते हैं कि ये रहा जी एक्चुअल, स्टैंडर्ड और ये रहा जी एक्चुअल रिजल्ट। यानी कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था और जो रिजल्ट एक्चुअल में ऑब्टेन हुआ, इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं हम? वेरिएंस। पक्की बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं वो स्टैंडर्ड अपने आप में चेंज हो जाते हैं, तो एक नया निकल के आता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कौन सी चैप्टर क्या बोलता है? अपने हर वेरिएंस को प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेटिंग वेरिएंस में तोड़ दो। यानी कि कोई भी वेरिएंस जो आपकी कंपनी में हो रहा है, अगर वो प्लानिंग करते वक्त गलती हो गई उस वजह से हो रहा है तो बोलेंगे प्लानिंग वेरिएंस, और बाकी जो बच गया वो क्या है? आपका ऑपरेटिंग वेरिएंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल को जब आप कंपेयर करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड से तो इसको बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस, और जब रिवाइज्ड को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट से इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग वेरिएंस। तो ये हो गया आपका प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेटिंग वेरिएंस। बस यही बात आपको यहां पर लिखनी थी। एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। These variances, किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग वेरिएंसेस की। These variances are arising due to revision of standards in order to compute planning variance. Original standard needs to be compared with revised standard. वही बात बोली मैंने यहां पर कि जो आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड है उसे किससे कंपेयर करो? रिवाइज से। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इज दैट स्टैंडर्ड which may be used as yardstick if what happened earlier known to the person responsible for planning. जो व्यक्ति प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग करते वक्त ही उसको अगर मालूम होता कि स्टैंडर्ड मैंने गलत सेट कर दिए है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड। मतलब उसको मालूम पड़ा स्टैंडर्ड अपने आप में गलत है, सही स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्लानिंग वेरिएंस। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्लानिंग वेरिएंस। फिर बात करिए ऑपरेटिंग वेरिएंस की। These variances are on account of variance of actual performance from revised standard. अब क्या करना है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट दोनों क्या कर देना? आपस में कंपेयर करना। क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग वेरिएंस। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या बोलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज्ड फॉर वेरिएंस एनालिसिस इज नॉट ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट। जबकि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते वक्त उनमें रेलेवेंट कॉस्ट को ऐड कर देना चाहिए, और फिर आपकी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसके अंदर रेलेवेंट कॉस्ट आपने ऑलरेडी ऐड की हुई है उसे कंपेयर करना चाहिए विद एक्चुअल कॉस्ट, ताकि क्या निकल के आए? वेरिएंस। Explain the importance of relevant cost while determining standard cost for variance analysis. तो जो बात मैंने अभी आपको वर्बली समझाई है उसी को यहां पे लिखना है। देखिए ट्रेडिशनली क्या होता था, हम कैसे निकालते थे वेरिएंस? हम बोलते थे कि एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करो स्टैंडर्ड कॉस्ट से, या कह लो स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, हमने बोला इन दोनों को आप क्या करो? आपस में कंपेयर, और क्या निकल आएगा? वेरिएंस। ये कौन सी अप्रोच थी? ट्रेडिशनल। बट होता क्या है, अगर कंपनी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, मान लो मटेरियल लिमिटेड अवेलेबल है, लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, तो ऐसे में क्या है, इन रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन लॉस। और कंट्रीब्यूशन लॉस भी अपने आप में क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेलेवेंट कॉस्ट टू वेरिएंस एनालिसिस का, ये क्या बोलता है कि आप जब भी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हो, तो उसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन लॉस को ऐड कर दो। तो कुल मिलाकर ये क्या बोलता है कि एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ही आप क्या ऐड कर दो? कंट्रीब्यूशन
लॉस्ट। और फिर क्या निकाल लो, वेरिएंस, जैसे निकालते आए थे। तो रेलेवेंट कॉस्ट से मतलब यह है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उनमें होने वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनमें होने वाला कंट्रीब्यूशन लॉस भी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आपको ऐड कर देनी चाहिए, ताकि आप वेरिएंस निकालते वक्त स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके वेरिएंस को निकाल सकें। तो इसका एक एग्जांपल दिया इन्होंने, व्हाइल कंप्यूटिंग मटेरियल यूसेज वेरिएंस लॉस्ट कंट्रीब्यूशन शुड बी एम्बेडेड इन स्टैंडर्ड प्राइस टू रिफ्लेक्ट हाउ एफिशिएंटली स्कैर्स रिसोर्सेज इज बीइंग यूज्ड। कुल मिलाकर बात क्या है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड कर दो। ये हो गया आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग टू वेरिएंस एनालिसिस। तो ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 3। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 की। रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या बोलती है? रिक्वायरमेंट नंबर 4 बोलती है लर्निंग लार्जली द स्टैंडर्ड यार्डस्टिक आर स्टैटिक इन नेचर। यानी नॉर्मली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं ना कि एक यूनिट को बनाने में इतने आवर्स लगेंगे, एक यूनिट को बनाने में इतना मटेरियल लगेगा, नॉर्मली ये क्या होते हैं, फिक्स्ड इन नेचर। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड फॉर ईज ऑफ वेरिएंस एनालिसिस फॉर सेट पीरियड, बट in case of labor related standard yardstick due to learning curve, but not in case of labor related standard yardstick due to learning curve। कुल मिलाकर ये क्या बोलता है कि अगर लेबर के ऊपर लर्निंग कर्व इफेक्ट लगता है तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स बार बार क्या होंगे, चेंज। तो आपको उसे बार बार चेंज करते रहना चाहिए। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट लिखा है ना इसने, उसको हमें चेक करना है कि क्या स्टैंडर्ड हमेशा सेम रहेगा या स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है। इन द लाइट ऑफ नीड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग कर्व व्हाइल स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड्स। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर लेबर उस काम को बार बार रिपीट करे और बार बार रिपीट करने से लगने वाला समय कम होता जाए तो हमें हर बार अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर देना चाहिए। लॉजिकल है। दूसरी बात, अगर किसी फिनिश गुड्स को बनाने में लगने वाला मटेरियल भी कम लगता जाए, होता क्या है कि जब पहली बार यूनिट बनती है तो वेस्टेज ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन मैनेजर समझ जाता है बात को कि यार ये काम करने से वेस्टेज ज्यादा हुआ, तो अगली बार वो वेस्टेज को और कम करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो मटेरियल रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो गया, रिवाइज। अच्छा, तो जो लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस है वो क्या हो गए, रिवाइज ड्यू टू लर्निंग कर्व। जो आपके मटेरियल रिलेटेड है वो भी रिवाइज होते रहने चाहिए। दे शुड नॉट बी स्टैटिक, यानी चेंज होते रहने चाहिए। अच्छा, एक होता है आपका वेरिएबल ओवरहेड। नॉर्मली वेरिएबल ओवरहेड कहीं ना कहीं लेबर आवर्स पे क्या होता है, डिपेंडेंट। तो जब लेबर आवर्स अपने आप में चेंज हो गए ड्यू टू लर्निंग कर्व इंपैक्ट, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल ओवरहेड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी क्या हो गए, रिवाइज हो गए। तो जो बात मैंने आपको वर्बली बताई है वही बातें को आपने इसके आंसर में लिखना है। एक बार इनका आंसर पढ़ लेते हैं। लर्निंग कर्व रिकॉग्नाइजेस प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग पोटेंशियल ऑफ पीपल। इट प्रेज्यूम्स वर्कर बिकम क्विकर इफ ही रिपीट्स द प्रोसेस। वही वाली बात है, काम को जो बार बार करता जाएगा तो लगने वाला समय कम होता जाएगा। नाउ दिस प्रिजम्पशन हैज इंप्लीकेशन ऑन standard setting process in regard to computation of labor related variance and interpretation thereto। अच्छा, लेबर रिलेटेड वेरिएंस कौन कौन से हैं, एक तो लेबर वेरिएंस, दूसरा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो होता क्या है कि जब एक वर्कर बार बार एक काम को करता है तो जो स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं उसके वो कम हो जाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कम हो गए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स भी कम हो गई। ड्यू टू लर्निंग कर्व स्टैंडर्ड टाइम established soon become outdated yardstick for performance evaluation। यानी बार बार स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। पहले 10 घंटे लगते थे, अभी 9 घंटे लग रहे हैं, फिर 8 घंटे लगेंगे, फिर 7 घंटे लगेंगे, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, 7 से कम नहीं हो पाएंगे। तो अब स्टैटिक हो गया, लेकिन शुरू में क्या था, चेंजेबल। Hence computing labor variance with such outdated standard date is meaningless from perspective of planning and control। Hence, in order to accommodate rapid changes in form of reduction of time required oblique time taken producing further each unit of same product with identical specification
इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व शुड बी कंसीडर्ड, ये रही मेन लाइन, इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग लेबर वेरिएंसेस। इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व शुड बी इम्बेडेड व्हाइल सेटिंग स्टैंडर्ड, जो बात मैं आपको वर्बली बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ, इवन इन केस ऑफ मटीरियल रिलेटेड वेरिएंस, लर्निंग कर्व हैज ए क्रिटिकल इंप्लीकेशन। कैसे? व्हाइल प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड फॉर सेकेंड टाइम और देयर आफ्टर, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट ऑब्लिक वेस्टेज। यानी कि जब पहली बार प्रोडक्शन करते हैं वेस्टेज ज्यादा होता है, डिफेक्टिव ज्यादा बनता है, लेकिन धीरे धीरे वेस्टेज भी कम, डिफेक्टिव भी कम। तो बेसिकली हुआ क्या, स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि लर्निंग का जो इंपैक्ट है ना, वो आपका मटेरियल पे भी आएगा और वेरिएबल ओवरहेड पे भी आएगा और लेबर वेरिएंसेस पर भी आएगा। तो ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 4। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 5 की। रिक्वायरमेंट नंबर 5, कंप्यूट रिवाइज्ड बजटेड लेबर आवर्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट इनकॉर्पोरेटिंग लर्निंग कर्व। देखो ध्यान देना जरा, यहां पर क्या निकालने के लिए बोला है हमें, यहां पर हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। और क्या बोला है कि आप निकालो रिवाइज्ड बजटेड लेबर आवर्स, ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर दे किसमें, लर्निंग कर्व में। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहां पे था? तो भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो आपका पेंटिंग डिवीजन में था। तो कुल मिलाकर अपने से क्या मांग रहे हैं, ये अपने से मांग रहे हैं 6 यूनिट के बाद या फिर 6ठी यूनिट पर कितना टाइम लगना चाहिए पेंट करने के अंदर, यानी 6th बस को पेंट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या करेगा वो आगे स्टैंडर्ड सेट करेगा, इतनी बस करने में इतना समय लगना चाहिए, है ना। तो अपने को बेसिकली यहां पे निकालना क्या है, बेसिकली यहां पर अपने को निकालना है कि 6th बस को पेंट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है अपने को दे रखा है पहली बस में कितना टाइम, पहली बस में दिया है 20 घंटे। अच्छा, प्रोडक्शन दुगना करूं तो देखो, पहली यूनिट पर 20 घंटे, प्रोडक्शन दुगना करता हूं, दुगना, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 6th का। 6th तो यहां पे आ नहीं रहा, तो कुल मिलाकर जो लर्निंग का रूल है जो क्लास में कराया था आपको, वो यहां पे लगेगा नहीं। तो यहां पे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, फॉर्मूले की। तो ये राजीव फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकालेंगे हम, 6th यूनिट पर लगने वाला टाइम। y बराबर क्या था, a x की पावर b। अच्छा, y मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट, अच्छा x मतलब टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, जो कि कितना है 20 घंटे। अच्छा जी, x मतलब क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस, बेसिकली जितना हमें निकालना है, जिन यूनिट्स का हमें निकालना है। एंड बी क्या है आपका, लर्निंग इंडेक्स। अच्छा, लर्निंग इंडेक्स तो क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है क्या, तो देखो हमें निकालना है 6th का, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल 6 बसेस का कितना टाइम एवरेज क्यूमुलेटिव, और उसके बाद 5 कितना, दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा आपका 6th बस में लगने वाला टाइम। तो पहले हम निकालते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग फर्स्ट 6 बसेस, पहले 6 का। तो ध्यान देना, y अपना क्या है, y अपना एवरेज है, तो एवरेज को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या आएगा टोटल टाइम जो 6 बसेस को पेंट करने में लगा। भाई ध्यान दो, ये रही आपकी 6 बसेस, ये रही आपकी 5 बसेस, इन 6 में लगने वाला टोटल टाइम और 5 में लगने वाला टोटल टाइम। अगर मैं 6 में लगने वाले टोटल टाइम में से 5 में लगने वाला टोटल टाइम माइनस कर दूं तो क्या आ गया, तो आ गया 6th पे लगने वाला टाइम। क्यों, तो वही कहानी यहां पे कर रहे हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं कि पहली 6 बसेस को पेंट करने में कितना कुल समय लगेगा। तो ये फॉर्मूला भी लिखा था मैंने यहां पर, y बराबर a की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b। तो a क्या है, a है आपका फर्स्ट यूनिट यानी 20 घंटे, ठीक है। उसके बाद x क्या है 6, जो कि निकालना है हमें 6 बसेस का। अच्छा, b क्या है आपका लर्निंग, b क्या है आपका लर्निंग इंडेक्स, और ये क्वेश्चन में दिया गया आपको कितना -0.152। क्लास में आपको बताया था लॉग को सॉल्व करने के अलग अलग फॉर्मूले,
कि log अगर मल्टीप्लाई में हो, यानी log a गुना b हो, तो क्या हो जाता है? log a प्लस log b। अच्छा, अगर log a की पावर b हो तो क्या हो जाता है? b log a। तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके क्या निकाल दिया? y की पावर, y की वैल्यू कितनी? 15.23 आवर्स। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, उम्मीद करता हूं आप निकाल लेंगे। 15.23 आवर्स, ये क्या है? एवरेज टाइम। तो 6 से क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई, 15.23 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये कितना आ गया? 91.38। तो 6 बसेस को पेंट करने में कुल कितना समय लग गया? 91.38। ऐसे क्या निकालेंगे हम? 5 बसेस को करने में कितना टाइम लगेगा? वही सेम सब कुछ, यहाँ पे 20 रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो निकाल ली वैल्यू, एवरेज टाइम कितना? 15.66। तो 15.66 गुना क्या कर दिया मैंने? 5, कितना आ गया? 78.3। तो ये आ गया 78.3। दोनों कर दो, डिफरेंस निकाल लो, ये आ गया 13.08। अपने को ये निकालना था 13.08, ये रहा 13.08। इसके बाद लर्निंग इंपैक्ट खत्म। ठीक है, तो 15 बसेस को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालूं? तो शुरू के 5 में तो इतना लग गया 78.30, और बाकी क्या होगा? 13.08 किसका? ये आपका 6 बस का, और बाकी में भी सेम टाइम लगेगा। तो कुल मिला कितना आ गया? 209.10 घंटे। इसको सॉल्व आसानी से कर लोगे। log 20 के बारे में आपको बता देता हूं, log 20 के बारे में। यहां पर आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो, log 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 10 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें क्या हो जाएगा? अब log 10 प्लस log 2। log 10 कितना? 1, और log 2 की वैल्यू आपको दी हुई शायद 3010, यही वैल्यू 3010। तो ये आ गया आपका 1.3010। तो log की वैल्यू है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको log और एंटी लॉग दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 6 पर। रिक्वायरमेंट नंबर 6, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट कंट्रोल रेशियो। हमें निकालने हैं जी कंट्रोल रेशियोज को। चलो कंट्रोल रेशियो निकालते हैं। हाँ जी, कंट्रोल रेशियो बोले तो एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो और कैलेंडर रेशियो भी निकाल लेते हैं कई बार। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोडक्शन एक्चुअल में किया गया है उसे करने में कितना समय लगना चाहिए था। ये तो क्या आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और दूसरा जो प्लानिंग आपने की थी उसके अकॉर्डिंग कितने आवर्स लगने थे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक की बनी है 1200 यूनिट्स, जो आपका पहला वाला प्रोडक्ट था। एक को बनने में 6 घंटे लगने चाहिए, और दूसरे की बनी है 750 यूनिट्स, और एक को बनने में 12 घंटे लगने चाहिए थे। तो मैंने निकाल लिया कि एक्चुअल प्रोडक्शन में कितना समय लगना चाहिए था। डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन के अंदर अपने को 1,86,000 घंटे दे रखे पूरे साल के, पढ़ा था अपन ने। डिवाइड बाय 12 मंथ कर दो। मंथ से क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ऊपर की इंफॉर्मेशन भी क्या है? मंथली। और क्या निकल के आ जाएगा आपका? एक्टिविटी रेशियो। तो ये कितना आ रहा है? 104.52%। अच्छा, 100% से ऊपर है तो इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, यानी जो इसका एक्टिविटी लेवल है उससे ज्यादा काम कर पा रही है, जितना काम करने की सोचती है उससे बेहतर काम कर पा रही है। तो ये इसकी हो गई इंटरप्रिटेशन। समझ में आ गया ये चीज कि एक्चुअल यूनिट्स को बनने में कितना समय लगना चाहिए था, कंसीडरिंग स्टैंडर्ड आर पर यूनिट डिवाइड बाई जो आपके बजटेड मंथली आवर्स है। क्वेश्चन के अंदर आपको 1,86,000 रखे पूरे साल के, डिवाइड कर दो 12, क्या आ गया आपका? मंथली। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? एक्चुअल वर्किंग आवर्स डिवाइड बाई बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। तो भाई ध्यान दो जरा, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन की तो सेम रहेगी ना अपनी। कितना होगा? 1,86,000 डिवाइड बाई 12 मंथ। अच्छा वैसे आता कितना है ये?
ये आ गया आपका 15,500 घंटे। अच्छा, ऊपर क्या लिखना हमें? एक्चुअल वर्किंग आवर्स। अच्छा, एक्चुअल क्या था? पूरे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं जी? 75 काम करते हैं। एक महीने में कितने दिन? 25 दिन। और एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे गुना 100। यहां पर भी था मल्टीप्लाई बाई 100। तो निकालो जरा कितना आ गया। तो ये आएगा आपका 96.77%। यहां पे इंटरप्रिटेशन क्या है? यहां पे इंटरप्रिटेशन ये कि ये कंपनी अपनी कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, कुछ कैपेसिटी इसकी अनयूटिलाइज्ड बच रही है। आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर वेरिएंस बहुत सिंपल है। पूरे महीने में कितने दिन काम करने की सोची और कितने दिन काम किया? तो काम करने की सोची 26 दिन, और कितने एक्चुअल में काम होता है? 25 दिन। निकाल दो कितना आएगा ये? 96.15%। इसके बाद है आपका एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी रेशो बराबर होता है कैपेसिटी रेशो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी रेशो। तो भाई एक्टिविटी रेशो निकाला भी अपन ने 104.52%। कैपेसिटी रेशो कितना? 96.77%। तो क्या आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी रेशो निकाल सकते हो? हाँ जी, निकाल सकते हो। कितना आएगा? 108%। इसका मतलब क्या है? कि कंपनी हाईली एफिशिएंट है, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो ये था जी केस स्टडी नंबर 3। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। इसे करने में लगभग अपने को 1 घंटा, पौना घंटा मान लीजिए लग गया इसे करने में सॉल्व। तो इस क्वेश्चन से अपन ने क्या क्या बातें सीखी? इस क्वेश्चन से हमने सीखी कि सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ के आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट को पढ़ के बस उसके आंसर को लिखते जाना है। आगे बढ़े। तो ये जो आपको नया केस स्टडी डाइजेस्ट आईसीएआई ने दिया है, इसमें क्या है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कोई नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया मॉडल, कोई नई थ्योरी, कोई नया फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। इसमें नया क्या है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको आईसीआई ने दिए हैं। अब बात करते हैं केस स्टडी नंबर 4 की। केस स्टडी नंबर 4 को पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे हम? केस स्टडी नंबर 4 की रिक्वायरमेंट। तो भाई केस स्टडी नंबर 4 के अंदर भी 5 रिक्वायरमेंट है। चलिए पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, ड्रॉ वैल्यू चेन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। ड्रॉ वैल्यू चेन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना है, ड्राइंग सी बनानी है इसकी, प्लस एक्सप्लेन करना है। अच्छा, वैल्यू चेन कहां पढ़ा था हमने? याद करो। वैल्यू चेन एनालिसिस चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वहां पर आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। मिस्टर माइकल पॉटर। अपनी सभी एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में तोड़ दो, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, और उसके बाद नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को रिमूव करने की कोशिश करो और सिर्फ वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को ही रखो। तो वो जो वहां थ्योरी आपने पढ़ी थी वही थ्योरी यहां पे लिख देनी है। यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला है ड्रॉ वैल्यू चेन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इसके ऊपर वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे भी डाली हमने। 25 आवर्स का एक थ्योरी रिवीजन वीडियो बना के डाला था, उसको आप रेफर कर सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। और स्टडी मैट का पेज नंबर 1.9 देख लीजिए। जो नया वाला स्टडी मैट है ना, उसका पेज नंबर 1.9, वहां पर सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, है ना। तो वही सारी बातें आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर लिखनी है। और ये इस पिक्चर को ड्रॉ करने की बात करता है। यहां पर सिर्फ बता दिया क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस। ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ये चारों क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी। इसी को बोलते हैं पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। बन गई बात। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर लिखने के लिए आपको केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 से ये पता पड़ गया कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर नंबर 1 से है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
एंड हाउ इट कैन बी अटेन्ड, एक्सप्लेन। कर लो बात। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज याद करो, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एसईएम। सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दो तरीके के मेथड है, डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी पैदा करो, अपने प्रोडक्ट में इतना दम पैदा करो कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करे और उसको रैंक 1 दे। तो ये एक तरीका है मार्केट को लीड करने का, मार्केट लीडर बनने का, कंपटीशन को उखाड़ कर फेंक देने का। दूसरा तरीका कॉस्ट लीडरशिप, इतने कम खर्चे पर बनाओ, इतने कम खर्चे पे बनाओ कि अपना डिजायर्ड प्रॉफिट कमाने के बाद जो सेलिंग प्राइस आप रखो, उस सेलिंग प्राइस पर आपका कॉम्पिटिटर चाहकर भी ना बेच पाए। भाई साहब, 1 साल के अंदर उसकी दुकान पर बड़े बड़े अलीगढ़ी ताले लग जाएंगे। यह है टेक्निक नंबर 2। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड हाउ इट कैन बी अटेन्ड। कुल मिलाकर जो थ्योरी वाला पोर्शन है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसी को लिखना था। केस स्टडी 1 के अंदर भी शायद वही कुछ था, केस स्टडी 1 और 2 में कुछ था जो चैप्टर नंबर 1 से था, याद करो। वहां पर भी हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की, कॉस्ट लीडरशिप की। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर लिखने के लिए भी आपको केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, जहां पर आपको दोनों टेक्निक के बारे में बता देना है, थ्योरी पोर्शन को लिख देना है, बात आपकी बन जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर 3, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी एसडीसी ऑप्टेड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन ने क्या बोला है, आइडेंटिफाई करो कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है एसडीसी, ये कौन सी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रखी है, इस कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए। इसने डिफरेंशिएशन को अडॉप्ट किया है या कॉस्ट लीडरशिप को पहचानो और बताओ। तो भाई पहचानने के लिए पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी कहां से है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। रिक्वायरमेंट नंबर 4, डिस्कस वैल्यू चेन इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्विजिशन ऑफ एसडीसी, यानी कंपनी खरीदने की बात चल रही है। अच्छा, यानी कि जब कंपनी बड़ी होती है ना, तो बड़े होने के 2 तरीके हैं, या तो कंपटीशन को मार भगाओ या कंपटीशन को खरीद लो। कैसे? अगर आपकी कोई कॉम्पिटिंग कंपनी है, उस कंपनी को या आप खरीद लो, कंपटीशन खत्म हो गया। तो यहां पर इस टेक्निक की बात, इस टेक्निक को बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहां पर एक्विजिशन ऑफ एसडीसी ऑन एसएफसीज कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एंड कॉस्ट कॉम्पिटेंसी। जब किसी और कंपनी को आप खरीदते हो ना, जब किसी कॉम्पिटिंग कंपनी को आप खरीदते हो, तो कॉस्ट एफिशिएंसी को दोबारा से रीगेन करने में वक्त लगता है। तो हमें डिस्कस करना है इसका इंपैक्ट। अगला, इवैल्यूएट पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ क्लोथ रिटेल चेन परिधान बाय एसएफसी। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर 2 कंपनीज खरीदने के बारे में बोला जाएगा। एक तो एसडीसी, ये मुझे कहां से पता पड़ा, ये मुझे पता पड़ा यहां से, और एक ये मुझे पता पड़ा यहां से। एक्विजिशन ऑफ परिधान, खरीद कौन रहा है, एसएफसी, एसएफसी। तो कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट नंबर 3, 4 और 5, इनको सॉल्व करने के लिए केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अब पढ़ते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन को। स्टाइल इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग, ब्रैकेट में लिखा है एसएफसी। इस कंपनी की बात नीचे रिक्वायरमेंट में थी, और ये कंपनी क्या कर रही थी, 2 कंपनी को खरीदने की बात नीचे कर रही थी, ऊपर देखते हैं क्या होता है। एसएफसी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथिंग फैब्रिक्स टू बी मेड अप इनटू ड्रेसेस एंड सूट्स। तो ये कंपनी क्या बनाती है, क्लोथिंग फैब्रिक बनाती है। एसएफसी established long ago back and presently enjoys the reputation as producer of quality fabric। बताओ जरा, प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिटी फैब्रिक, ये कंपनी क्या करती है, कौन सी स्ट्रेटेजी डेवलप कर रही है इस कंपनी ने, कौन सी स्ट्रेटेजी? तो यहां पर स्ट्रेटेजी का नाम है डिफरेंशिएशन। आगे, एसएफसी प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी सिंथेटिक यार्न विद ऑल स्टैंडर्ड फीचर्स विच अदर फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफर। यानी कि जो बाकी लोग दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, कुछ एड ऑन भी मिल रहा है। डिजाइन्स ऑफ फैब्रिक आर ओल्ड फैशन्ड, ट्रेडिशनल इन नेचर, एज एसएफसी वॉज एस्टेब्लिश्ड लॉन्ग एगो।
यानी अच्छी बात है, फैब्रिक पर डिजाइन क्या है इसका पुराना। अच्छा, यहां पर मुझे ये पता पड़ गया कि जो एसएफसी कंपनी है ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर चुकी है। अच्छा, नीचे किसके बारे में पूछा था? तो भाई साहब नीचे एसडीसी के बारे में पूछा है। ध्यान देना, रिक्वायरमेंट नंबर 3 किसके बारे में पूछा है? एसडीसी, यानी एसएफसी के बारे में नहीं पूछा है, यानी कि हमारा आंसर अभी मिलना बाकी है। यहां पर हमने बात करी एसएफसी की। अब पढ़ते हैं आगे। मैनेजमेंट टीम एट एसएफसी शोन below in integration, vertical and horizontal, and diversification, product range, market reach as a tool of risk reduction and value enhancement. ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपना रिस्क कम करने के लिए क्या करना चाहती है? दूसरी कंपनीज को खरीदना चाहती है, इंटीग्रेशन, और दूसरा अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहती है। एसएफसी ऑप्ट्स फॉर अनऑर्गेनिक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन to gain control over value chain by acquiring, ध्यान देना जरा, by acquiring Skylark Designer Clothing SDC। यहां पर बता दिया है SDC को खरीदेगी। SDC is operating in designing and weaving of fabrics into fashion wear। ये कंपनी क्या करती है? फैब्रिक का इस्तेमाल करके क्या बनाती है? फैशन वियर्स। SDC is targeting the customer who are in the age group of 40 to 60। कस्टमर स्पेसिफिक है, एक 40 साल से लेकर 60 साल के बीच के लोगों के लिए, उनको लोगों को टारगेट करती है। एंड बिलोंग्स टू प्राइस सेंसिटिव इनकम ग्रुप। इससे क्या पता पड़ गया? इससे मुझे पता पड़ गया कि ये जो SDC कंपनी है, इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। और इसी के बारे में नीचे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था रिक्वायरमेंट नंबर 3 में। तो आइए इसका आंसर हाथों हाथ देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये रहा, कौन सी है? कॉस्ट फोकस, बेसिकली कॉस्ट लीडरशिप। दो स्ट्रेटेजी होती हैं, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। तो एसडीसी ने कॉस्ट लीडरशिप वाली स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया हुआ। ये कैसे पता लगा मुझे? प्राइस सेंसिटिव, कम से कम प्राइस में बेचो। अच्छा, कम से कम प्राइस में बेचे, क्या करना पड़ेगा? कम से कम कॉस्ट पे बनाओ। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी कर लिया अपन ने यहां पर। अब बची सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट। आगे पढ़ते हैं। एसएफसी इन दिस वे इज एबल टू रीच एंड कस्टमर थ्रू रिटेलर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ देमसेल्व्स। एक्विजिशन ऑफ एसडीसी बाय एसएफसी रिमेन्स लार्जली सक्सेसफुल एज ए रिजल्ट इन रिलेटेड टू हाई इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ। यानी इस कंपनी को खरीदने का एडवांटेज क्या नजर आता है? प्रॉफिट बढ़ गया, सेल बढ़ गई, और मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ देमसेल्व्स। पहले क्या बना रहे थे? फैब्रिक, अभी क्या बना रहे हैं? क्लोथ्स। प्रॉब्लम पॉइंट, बट सेल एंड प्रॉफिट आर नॉट ग्रोइंग एट सेम ओल्ड रेट नाउ। भाई सेल भी बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, बट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे जैसे पहले बढ़ रहे थे। टॉप एंड बॉटम लाइन विटनेस द स्लो डाउन which may be due to exhaust of synergy benefit. Retail stores through which SFC sold its material also find it difficult to make reasonable amount of sale. अच्छा, जिनके थ्रू ऑलरेडी ये सेल कर रही थी वो सेल ही नहीं कर पा रहे। SFC starts exploring new retailers. मार्केट में नए नए दुकानदार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर, buying power of retailers is high. Resultantly, SFC has to rest at unacceptable low margin. इस वर्ड से हमें क्या पता पड़ा? पावर ऑफ रिटेलर्स इज हाई, मतलब यानी कि वो प्राइस को कम करवा सकते हैं, और प्राइस कम तो क्या हो गया? प्रॉफिट कम। डाउन द लाइन, SFC is considering acquisition of one of the cloth retail chain named परिधान। लो भैया, पहले एसटीसी को खरीदा क्लोथ बनाने के लिए, अब परिधान की चेन को पूरा खरीद रहे हैं। तो क्या करती है? ये क्लोथ की रिटेल चेन है। इन ऑर्डर टू डिलीवर फैब्रिक्स टू कस्टमर डायरेक्टली एंड इलिमिनेट रिटेलर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स प्रॉफिट मार्जिन। तो क्वेश्चन हो गया यहां पे पूरा का पूरा खत्म। रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 की बात तो ऑलरेडी कर चुके हम। 1 और 2 क्या था? प्योर थ्योरी, और 3 में क्या था? स्ट्रेटेजी के बारे में बताना, तो वो अपन बता चुके हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 की। रिक्वायरमेंट नंबर 4 बेसिकली बोलता है डिस्कस करने के लिए
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बेसिकली एचडीसी को खरीदने में क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऊपर। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4, तो ये ही आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 4, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो इससे बेनिफिट क्या, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंट्रोल बढ़ेगा मार्केट के ऊपर, प्राइसिंग अपने हाथों में आएगी, ब्रांड स्टैब्लिश होगा, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट को बढ़ाना और मार्केट को कंट्रोल करना, है ना, कॉस्ट को कम करना। तो इसके जो मेन बेनिफिट्स है ना, वो मेन इफेक्ट जो है वो यहां पर है। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, देखो अभी क्या है कि दो कंपनियां हो गई, एक हो गई आपकी एसएफसी, दूसरी हो गई आपकी एसडीसी। तो अभी क्या होगा, ये इंटरनली आपस में ट्रांसफर करेंगी रॉ मटेरियल, तो क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइस। तो ये एक इंपैक्ट पड़ गया कि ट्रांसफर प्राइस निकालना पड़ेगा और दोनों के अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा। अब जो एसएफसी का टॉप मैनेजमेंट था उसको दो अलग अलग चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, एसएफसी की अपनी मशीनें हैं, अपने आदमी है, अपना मटेरियल है, अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, और एचडीसी की अपनी है। तो ये था इंपैक्ट नंबर 1। दूसरा, कॉस्ट बढ़ सकती है। क्यों भाई, कॉस्ट क्यों बढ़ सकती है, क्यों, ज्यादा कैपिटल लगेगी, है ना, सारे कामों करने में कॉस्ट बढ़ गई। तीसरा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि क्या करना है, अभी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और बाद में उसको रिटेल में सेल करना है, तब तक क्या करना पड़ेगा, होल्ड करोगे तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट, फंड फंस गया उसकी कॉस्ट। अगला पॉइंट क्या है, डी पॉइंट, मैनेजमेंट का जो फोकस है ना वो थोड़ा सा हिलेगा। उसका रीजन क्या है, दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइन, दो अलग अलग कंपनीज जो अब क्या बन गई है, डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से 3-4 इंपैक्ट है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। ये थी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 4। पांचवा इंपैक्ट, सीन्स डिजाइन ऑफ फैब्रिक आर फिट फॉर ट्रेडिशनल वियर बट एक्सपर्टीज ऑफ एचडीसी इज इन फैशन वियर, सो डिजाइनर एट एचडीसी में रिसेंट द लैक ऑफ फ्रीडम। वो थे ट्रेडिशनल वियर, ये क्या है, फैशन वियर, दोनों में क्या होगा, कंफ्लिक्ट। तो ये एक इंपैक्ट पड़ेगा। अगला रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें इंपैक्ट निकालना था परिधान को खरीदने का। तो इंपैक्ट दो तरीके का होगा, एक तो होगा बेनिफिट और एक क्या होगा, नुकसान। तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहला क्या है, अगर रिटेल चेन को खरीद लेते हैं तो क्या होगा, फुल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। पूरी मार्केट मेरी, जिस प्राइस से बेचूं, जैसे मार्केटिंग करूं, जितनी कॉस्ट खर्च करना चाहूं करूं। तो यहां बेसिकली क्या होगा, कंपनी अपने आप को डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर स्टैब्लिश कर पाएगी। उसके बाद कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना भी आसान होगा। भाई सारे का सारा कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के पास आ रहा है, डेटा आ रहा है उस कस्टमर का, तो पता पड़ेगा कौन सा कस्टमर क्या खरीदता है, किस एज ग्रुप का है, कितनी इनकम है, क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी है। अगला, कंपटीशन रिड्यूस, जो मार्केट में सभी दुकानदारों को हमने खरीद लिया, कंपटीशन है ही कहां। अगला है एंटीसिपेटेड ड्रॉबैक्स, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो तो है ही भाई, जितनी बड़ी कंपनी को आप एक्वायर करोगे उसको मैनेज करना, उसमें पैसा लगेगा। तो दोनों रिस्क हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क, यानी ऑपरेट करने में भी दिक्कत होगी और फाइनेंशियल रिस्क भी, पैसा डूब भी सकता है। अगला पॉइंट है आपका लेस ऑप्शंस टू कस्टमर। रीजन उसका क्या है कि ये काम करती है ट्रेडिशनल पर और मार्केट में ग्राहक क्या हो गया है, अपडेटेड, फैशनेबल, तो ऐसे में लेस कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज एसएफसी में हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट्स प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर्स दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि और प्रोडक्ट भी लेके आने पड़ेंगे कस्टमर्स के लिए ताकि वो कस्टमर्स इन कॉम्बिनेशन खरीद सके। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, ये सब काम करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये था रिक्वायरमेंट नंबर 5 का आंसर। एग्जाम में स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए आंसर की, ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। नॉर्मली 4-5 नंबर का हो तो 1.25 पेज 1.5 पेज में ठीक रहेगा, और इससे ज्यादा का हो तो पेज बढ़ानी पड़ेंगे। तो केस स्टडी नंबर 4 भी आपका यहां पर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों केस स्टडी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इन वीडियोस को देखकर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपको एक एडिशनल आइडिया मिल रहा है एडिशनल क्वेश्चन को करने से। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।